सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरबत सेना बेतिया। आज हम सभी कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए सुरभि भाषा संपदा के पाठ 8 वीर का सम्मान पाठ का अध्ययन करेंगे। वीर का सम्मान, जैसा कि पाठ के शीर्षक से ही प्रतीत होता है कि इसमें वीर पुरुष के सम्मान की बात कही गई है। वीर पुरुष उसे कहते हैं जो वास्तव में अपने देश और आत्मगौरव की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं और ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होते हैं। ऐसे ही वीर पुरुष के सम्मान की कहानी इस पाठ के द्वारा हम पढ़ेंगे। तो इस पाठ का जो शीर्षक है वीर का सम्मान, यह एक एकांकी है। एकांकी हम उसे कहते हैं जिसमें नाटक के किसी एक अंक का वर्णन किया जाए। नाटक में संपूर्ण दृश्यों की बात कही जाती है, कई अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है और उस अंक को 2 या 3 दृश्यों में बांट दिया जाता है। तो नाटक का एक अंक एकांकी के रूप में होता है। तो इस एकांकी को पढ़ने से पहले हम सर्वप्रथम शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में हम देखते हैं आक्रमण। आक्रमण का अर्थ होता है हमला। विचार विमर्श का मतलब सलाह मशविरा, जिसे हम कहते हैं सलाह मशवरा। तो यहाँ पे है सलाह मशविरा। सम्मुख, सम्मुख का अर्थ होता है सामने। कायर, कायर डरपोक। अधीनता, अधीनता का अर्थ होता है गुलामी। प्रतीत, प्रतीत का अर्थ होता है मालूम। रोष, रोष का अर्थ होता है क्रोध या गुस्सा। व्याकुल, व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन। अपमानजनक, अपमानजनक का बेइज्जती वाली यानी बेइज्जत। वध, वध का अर्थ होता है हत्या। कद्र, कद्र का होता है इज्जत या सम्मान। अंततः, अंततः का अंत में। पटाक्षेप, पटाक्षेप का अर्थ होता है पर्दा गिरना। कृतज्ञ, एहसानमंद। संतुष्ट, जिसे संतोष आ जाए, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड होता है। मुद्रा, मुद्रा का अर्थ है चेहरे का भाव। आत्मसमर्पण, स्वयं को किसी के सामने पेश कर देना, हथियार डाल देना, अर्थात सरेंडर कर देना। स्वाभिमान, स्वजोड़ अभिमान, अर्थात अपना सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। मंत्रणा, मंत्रणा का अर्थ है वह स्थान जहाँ सलाह मशविरा किया जाता है, मीटिंग रूम। तो ये था शब्दार्थ। आइए अब हम सब चलते हैं पाठ पर। पात्र परिचय में हम सर्वप्रथम देखते हैं आचार्य इंद्रदत्त जो हैं वो केकई राज्य के आचार्य हैं। सेनापति व्याघ्रपाद है, केकई राज्य का सेनापति। राजा पुरु केकई राज्य का राजा है। और सिकंदर, सिकंदर यूनान का शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया। इसके अलावा द्वारपाल, दूत, दरबारी और सैनिक आदि हैं, लेकिन मुख्यतः यही 4 पात्र जो हैं इस एकांकी को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य इंद्रदत्त, सेनापति व्याघ्रपाद, राजा पुरु और सिकंदर, इन सभी के चारित्रिक विशेषताओं को हम प्रश्नोत्तर के भाग में देखेंगे और सभी की विशेषताएं मैं आपको वहां पर बता दूंगा। फिलहाल इन सभी की विशेषताएं आप सुन सकते हैं। राजा पुरु आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति थे। राजा पुरु वीर पुरुष भी थे। राजा पुरु अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। और सिकंदर, सिकंदर यवन देश का राजा था।
सिकंदर गांधार को अपने अधीन कर लिया था और सिकंदर पुरु की वीरता का सम्मान करता था, अर्थात वीर पुरुषों का सम्मान करना जानता था। सेनापति व्याघ्रपाद आत्मस्वाभिमानी व्यक्ति था, उग्र स्वभावी व्यक्ति था और आज्ञाकारी व्यक्ति भी था। और आचार्य इंद्रदत्त दूरदर्शी व्यक्ति है, कैकेय राजपुरु के गुरु भी हैं, धर्म नीति के ज्ञाता भी हैं। इस प्रकार से इन सभी मुख्य पात्रों का हमने चरित्र की विशेषताओं को देखा। और कैकेय राज की जहाँ तक बात आती है तो कैकेय राज रावी और झेलम नदी के तट पर बसा हुआ एक ऐसा प्रांत था जो अभी वर्तमान पंजाब प्रांत का हिस्सा है। कभी वह कैकेय राज्य कहलाता था और पुरु उसी झेलम और रावी के तट पर जो दोनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ जो प्रांत था कैकेय, वहाँ का राजा था। और सिकंदर, आप सभी सिकंदर से परिचित हैं, जिसे हम महान सिकंदर अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं, जो 322 ईसा पूर्व में भारत देश को गुलाम बनाने के लिए आया था। कहा जाता है कि सिकंदर पूरे विश्व को जीत कर अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन सिकंदर को भारत में आकर यह मात मिली और राजा पुरुष, जिसे हम पोरस भी कहते हैं, उन्होंने सिकंदर को भयंकर टक्कर दी और अपने प्रांत और अपने स्वाभिमान और अपने देश के लिए इन्होंने प्राणों की बलि दे दी। हालांकि इस एकांकी में बताया गया है कि सिकंदर ने इनको ससम्मान विदा कर दिया, लेकिन कहीं से यह भी जानने को मिलता है, इतिहासकारों द्वारा यह भी पढ़ने को मिलता है कि राजा पुरु की हत्या सिकंदर के सैनिक ने की थी और झेलम नदी में बाढ़ आ जाने के कारण सिकंदर के सभी सैनिक उसमें बह गए और सिकंदर का जो सपना था भारत विजेता और विश्व विजेता बनने का, वह अधूरा रह गया। यह भी कहा जाता है कि सिकंदर के गुरु अरस्तु ने सिकंदर से कहा था कि तुम भारत जाकर वहाँ की मिट्टी और वहाँ का जल जरूर लेकर आना। लेकिन सिकंदर के नसीब में, सिकंदर के भाग्य में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सिकंदर के आगे तो अभी विशालकाय सेना मगध नरेश चंद्रगुप्त की थी, जो सिकंदर का इंतजार अपने सैनिकों के साथ कर रहे थे। लेकिन पोरस राजा पुरु ने ऐसा टक्कर दिया कि उनके सैनिक थके हारे थे और झेलम नदी के प्रवाह को भी वह झेल नहीं पाए और अपने प्राणों को बलिदान दे दिए। आइए हम अब इस एकांकी में दो दृश्य दिया गया है, प्रथम दृश्य का अध्ययन करते हैं। प्रथम दृश्य में देखिए, सर्वप्रथम जो घटना है वह केकय प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण की सूचना पाकर राज्य के मंत्रणा गृह में राजा पुरु, आचार्य इंद्रदत्त तथा सेनापति व्याघ्रपाद विचार विमर्श में लीन है। सभी की मुद्रा गंभीर है। केकय प्रदेश, जो अभी मैंने बताया कि सिकंदर के आक्रमण की सूचना पाकर सभी मंत्रणा गृह अर्थात मीटिंग रूम में, जिनमें से राजा पुरु हैं, आचार्य इंद्रदत्त हैं और सेनापति व्याघ्रपाद, तीनों आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, अर्थात सलाह मशविरा कर रहे हैं। सभी की मुद्रा गंभीर है, सभी एकदम शांत और गंभीर हैं कि आगे क्या किया जाए।
तभी आचार्य कहते हैं, तो क्या गांधार के कायर नरेश आंबिक ने सिकंदर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया? आचार्य जी अपने सेनापति और राजा पुरु के सामने कहते हैं कि तो क्या गांधार के कायर नरेश आंबी ने, वह राजा पुरु को अपना दुश्मन मानते थे और सिकंदर के सामने उन्होंने प्रस्ताव कर लिया था कि यदि वह पुरु को हरा देते हैं और राज्य वह दे देते हैं तो वह उनकी मदद करेगा। इसलिए यहाँ पर आंबी को आचार्य इंद्रदत्त ने कायर कहा है, क्योंकि कायर अपने आप को गुलाम करके अपने आप को महान समझते हैं, अर्थात अपना आत्म स्वाभिमान खोकर भी अपना सिर गर्व से ऊंचा किए रहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने की बात कही जाती है। तो आचार्य जी वही पूछते हैं कि क्या सिकंदर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया? सेनापति कह रहे हैं, हाँ आचार्य, हाँ आचार्य, अर्थात कायर नरेश आंबी ने सिकंदर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। आचार्य कह रहे हैं, गांधार के लोगों ने क्या इसका विरोध नहीं किया? फिर आचार्य पूछ रहे हैं कि क्या गांधार के जो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं इसका विरोध नहीं किए? आगे देखते हैं अगले पेज में। सेनापति तभी कहते हैं कि आचार्य, लगता है गांधार के लोगों में स्वाभिमान शेष नहीं बचा है। वे अपने वैभव और विलास के जीवन से संतुष्ट हो गए प्रतीत होते हैं। सेनापति ने आचार्य से कहा कि लगता है गांधार के लोगों में भी अब स्वाभिमान शेष नहीं रह गया है। वे अपने मान सम्मान और वैभव को भूल गए हैं और विलासी जीवन से ही संतुष्ट हो गए हैं, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। तभी आचार्य जी कहते हैं, सेनापति, क्या उन्हें यवन राज की अधीनता में कोई हानि प्रतीत नहीं हो रही? आचार्य ने कहा, सेनापति, क्या उन्हें यवन राज अर्थात अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर की अधीनता, सिकंदर की गुलामी स्वीकार करने में उन्हें कोई हानि नहीं मालूम हो रहा है? सेनापति, आचार्यवर, उनका मानना है कि यवन सेना एक आंधी की तरह आई है और आंधी की तरह ही लौट जाएगी। सेनापति अपने आचार्य और राजा पुरु को बताते हैं कि यवन की सेना को गांधार के लोगों ने ऐसा माना कि वह एक आंधी की तरह आई है और समय आने पर वह आंधी की तरह ही लौट जाएगी। आप देखें, आंधी तूफान आता है तो एक साथ आता है, सब कुछ तहस नहस करके समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार गांधार के लोगों ने माना कि यवन सेना जो है, सिकंदर की जो सेना है, वह आंधी की तरह आई है और उसी तरह लौट भी जाएगी। तभी आचार्य कहते हैं, यह उनकी भूल है सेनापति, यह उनकी भूल है सेनापति। समस्त पृथ्वी पर ऐसा सुंदर और हरा भरा देश और कोई नहीं है। सिकंदर के इस देश को यूं ही छोड़कर लौट जाएगा। सिकंदर इस देश को यूं ही छोड़कर लौट जाएगा, यह समझना बहुत बड़ी भूल है। आचार्य तभी कहते हैं सेनापति से, यह उनकी भूल है, अर्थात गांधार के लोगों की यह बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि समस्त पृथ्वी पर ऐसा सुंदर और हरा भरा देश नहीं है, अर्थात समस्त पृथ्वी पर ऐसा प्राकृतिकमय और सुरम्य वातावरण और हरा भरा अर्थात ऐसे सुंदर देश कोई नहीं है। इसलिए सिकंदर इस देश को ऐसे ही छोड़कर लौट जाएगा, यह समझना उनके लिए बड़ी भूल है, क्योंकि सिकंदर को यदि यहाँ के प्राकृतिक वातावरण और सुंदरता भा गई तो वह यहीं का होकर रह जाएगा। और फिर लंबी सांस खींचकर थोड़े देर को अपनी बातों को विराम देते हुए फिर कहते हैं, खैर अपनी सेनाओं की क्या स्थिति है? तभी वह कहते हैं, खैर जाने दो जो हुआ, अब अपनी सेनाओं की स्थिति बताओ कि क्या हम युद्ध की स्थिति में हैं?
सेनापति कह रहे हैं, आचार्य, हमारी सेनाओं की तैयारी पूरी है। हमारे सैनिक युद्ध के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उन्हें बहुत समय से अपनी तलवारों का कौशल दिखाने का अवसर नहीं मिला है। सेनापति कह रहे हैं, आचार्य, सेनाओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और हमारे सैनिक युद्ध के लिए व्याकुल भी हो रहे हैं। उन्हें बहुत समय से अपनी तलवारों का कौशल दिखाने का अवसर नहीं मिला है। अतः हमारे तरफ से तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सेनापति कहते हैं, तभी द्वारपाल का प्रवेश होता है। और द्वारपाल का प्रवेश जब होता है तो यहीं हम अपने पाठ को समाप्त करते हैं। शेष अगले भाग में हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी आनंदमय रहिए, आप सभी प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।